नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आज एक इंसान, हैवान, शैतान जिस मर्ज़ी के नाम पे आप लगा लीजिए, इसके बारे में बात करेंगे विद नो जोक्स। वी आर टॉकिंग अबाउट टर्की। टर्की एज़ अ कंट्री, पीपल, नो प्रॉब्लम, बट इनके लीडरशिप ने आज जो वहाँ पर कर रखा है, द काइंड ऑफ स्टफ दैट दे आर डूइंग इज़ एब्सोल्यूटली अबॉर्न यू नो, वर्स देन एनीथिंग एल्स। एंड आप सबको पता होगा, मैंने मज़ाक-मज़ाक में उसका नाम रखा हुआ है ऑटो मंडी, बिकॉज़ इट इज़ आल्सो अनदर मंडी दैट इज़ सेलिंग इटसेल्फ, नथिंग एल्स। सो बात करते हैं हमारे मनीष सर से टू अंडरस्टैंड इनकी पॉलिसी क्या है, ये चाहते क्या हैं, एंड ऑफ कोर्स इंडिया के आस-पास भी कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार सर, वेलकम टू शो। नमस्कार आदि, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। सर बहुत टाइम से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में, टर्की के बारे में, एंड जी। वी बीन वांटिंग टू, बिकॉज़ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमने देखा टर्की वाज़ अ बेलिजेरेंट। चाइना वी नो हम उसके साथ डील करेंगे, वी विल डील विद चाइना, बट टर्की वाज़ अ बेलिजेरेंट एंड टर्की के साथ हमारे रिलेशंस पहले भी इतने कुछ खास नहीं रहे। तो सर ओपनिंग में मेरे को ये बताइए, ये जो अर्दवान साहब हैं, पहले तो वी नो ही इज़ कनेक्टेड विद द मुस्लिम ब्रदरहुड। जी। एक तरफ तो आइडियोलॉजी बेचते हैं, दूसरी तरफ घमासान पैसा भी बना रहे हैं, साथ में फैमिली बिज़नेस चारों तरफ। सो ये सब है। व्हाट इज़ दिस गाय सर? ये है कौन? ये क्या इसका नेम टू फेम, क्लेम टू फेम, एंड ये टिकेगा क्या आगे जाके? जी आदि, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ को समझने के लिए जो पहले वो इस समय जो राष्ट्रपति हैं और जो बहुत टाइम से हैं, पहले उनको समझना पड़ेगा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। सो एर्दोगन जो हैं, ही इज़ इस्लामिस्ट बाय हिज कोर आइडियोलॉजी। इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स जो शुरू की थी इस्लामिस्ट पार्टी से ही शुरू की है एज़ अ स्टूडेंट लीडर। एंड शायद ऐसा कम लोगों को पता होगा, 1997 में व्हेन ही वाज अ मेयर ऑफ इस्तांबुल, ही वाज imprisoned for hate speech and he has to lose like resign from mayor post, और ये 10 महीने जेल भी थे। तो बाय नेचर ये इस्लामिस्ट हैं, और ये इनकी पार्टीज जो हैं, जिन पार्टीज में इन्होंने काम किया है, जिनसे ये जुड़े रहे हैं, जिनसे इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की और आगे बढ़ाई, वो सारी इस्लामिस्ट पार्टी थी। और बट आपको थोड़ा सा टर्की का पॉलिटिकल लैंडस्केप भी समझते हैं, तो टर्की एक मामले में बड़ा सिमिलर है पाकिस्तान के, कि वहाँ पे जो आर्मी है वो भी बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है पॉलिटिकल सीन में वहाँ पे। तो वहाँ पर भी करीब 4 मिलिट्री कूज हुए हैं, लाइक 1960 में हुआ, 71 में, 80 में एंड 1997 में, एंड एक लास्ट जो 2016, दैट वाज अ फेल्ड कू। और आर्मी ने जब भी टेक ओवर किया, इस्लामिस्ट पार्टीज को बैन किया, और through the constitution, army was considered as a guardian of secular and constitution. सो 2007 में रिफॉर्म प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वो ईयू वाला प्रोसेस शुरू हुआ था कि लाइक टर्की वांटेड टू जॉइन ईयू, तो वहाँ पे 2000 के बाद से एक रिफॉर्म को इनिशिएट किया गया। तो 2007 में आर्मी को एक तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन रोल आर्मी का हटा दिया गया। एंड आफ्टर दैट प्रेसिडेंट एर्दोगन जो हैं, वो अपनी कोर आइडियोलॉजी पे वापस आ गए। इन्होंने कोर्ट में एफिडेविट तक दिया हुआ है, हलफनामा, दैट ही लाइक जब इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था इलेक्शन लड़ने से फॉर हेट स्पीच, दैट ही वोंट परस्यू दीज पॉलिसीज एंड ही अपोलोजाइज। बट जैसे ही कंडीशन थोड़ी अच्छी हुई एंड ये पॉलिटिकली एम्पावर्ड हुए, आर्मी मार्जिनलाइज हुई, ही केम बैक टू स्क्वायर वन, वही पॉलिसीज दोबारा से। और फुल एक तरह से एकेपी जो उनकी पार्टी है, जिसको ये लोग कहते तो जस्टिस और डेवलपमेंट पार्टी है, बट इट्स जस्ट द नेम टू फूल पीपल, इट्स इस्लामिस्ट पार्टी। और उसके बाद से टर्की सोसाइटी में अगर आप देखिए, तो रेडिकल इस्लामाइजेशन हैज बीन प्रमोटेड थ्रू द स्टेट। जैसे अभी आपने देखा, हागिया सोफिया को मॉस्क बनाया गया 2020 में। और अगर आप वहाँ के स्टूडेंट यूनियंस में और उसमें भी देखिए, तो टर्की इज गोइंग लाइक बैक टू द एक्सट्रीमिज्म। जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क हैं, मॉडर्न टर्की के फाउंडर, जो 1924 में उन्होंने बनाया, तो
उनकी सारी पॉलिसीज को एक तरह से रिवर्स कर दिया गया है पिछले 10-15 सालों में। तो दैट वाज अ बेसिक कैरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंट एर्दोगन। और अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वो कहाँ-कहाँ मेडल कर रहे हैं, टर्की को कहाँ-कहाँ मतलब इन्वॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे टर्की की जो एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी थी वो एकदम इन लिम्बो है अब। ये अ, जो हाँ, आई सॉरी, आई रियलाइज्ड इट, दैट्स व्हाई। सर, जब आप ये इनकी फॉरेन पॉलिसी देखते हैं, यू नो, एंड आई, इसमें 2 इंसिडेंट्स मेरे को दिखते हैं। 1 सेकंड, आई जस्ट, या वन है सर, ये जो सीरिया का जब इंसिडेंट हुआ, यू नो, अर्दोआन ने जब सीरिया में रेजिम चेंज कराने की कोशिश करी थी, ही वाज़ वर्किंग विद अमेरिकन्स, यस। एंड दिस इज़ इन स्पाइट कि अर्दोआन के रिलेशंस असाद के साथ बहुत अच्छे थे। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, फैमिली हॉलिडेज़ पे साथ में जाते थे। ये लोग मतलब काफ़ी हा-हा, हू-ही, काफ़ी अच्छा था। जब टाइम आया तो अर्दोग़ान लिटरली फ्लिप्ड, एंड अमेरिका का जो रेजिम चेंज ऑपरेशन वहाँ पर किया गया था ओबामा के टाइम पे, अ, ही वाज़ पार्ट ऑफ दैट। तो उससे इसका जो एक स्टैंडिंग है मिडल ईस्ट में, उसका, उसमें कहाँ पर, वेयर डू पीपल क्लास हिम? जी। जी। इनका रोल इनका रोल बिल्कुल सीरिया में समझना पड़ेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है टर्की का रोल। तो यूएस के साथ पार्टनर रहे हैं रेजिम चेंज में, ये दोनों लोग साथ में थे, एक मत थे कि डॉक्टर बशर अल असद को हटाना है। बट वहाँ पे जो अमेरिका के मेन वो हैं अलाइज ऑन ग्राउंड इन सीरिया, इट्स पीवाईडी एंड वाईपीजी, कुर्दिश फोर्सेस। उनको और उनके साथ जो हैं टर्की की बहुत प्रॉब्लम है, वो उनको पूरी तरह से दुश्मन के रूप में देखते हैं प्रेसिडेंट एर्दोगन। तो कुछ पॉलिसी मैटर्स पे जो कोर पॉलिसी है कि रिजीम चेंज होना चाहिए, वो अमेरिका के साथ थे। बट कुर्द्स जो हैं उनका रोल क्या होना चाहिए पोस्ट वॉर और पोस्ट असद सीरिया में, देयर वाज अ वाइड गल्फ बिटवीन यूएस एंड टर्की। और टर्की ने बहुत ही एक तरह से काउंटर प्रोडक्टिव रोल प्ले किया पूरा इन सिविल वॉर इन सीरिया में। सी आप ठीक कह रहे हैं कि एक टाइम में डॉक्टर बशर अल असद के साथ इन लोगों के अच्छे रिलेशन थे। और इसकी वजह से ही सीरिया ने जो पीकेके का बेसिस थे सीरिया में, वो उनको हटाया, कुर्दिश पार्टीज को बैन किया। बट इवेंचुअली व्हाट टर्की वांटेड दैट सीरिया शुड नॉट बी, क्योंकि जो सीरिया है उसका अगर आप ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल नेम देखेंगे तो सीरियन अरब रिपब्लिक। तो सीरिया इज मोर क्लोज टू द अरब वर्ल्ड रादर देन दी इन दी epicenter or being in the influence of the Turkey, because Turkey जो मिडल ईस्ट में जिस कैंप को हेड करता है वो अरब कैंप से बहुत डिफरेंट है। लाइक सऊदी और यूएई लेड जो अरब कैंप है उससे बहुत अलग है। तो डॉक्टर बशर अल असद जब अरब लीग में एक काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले किए कर रहे थे और अरब स्टेट्स के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन थे, तो ये चीज टर्की को बड़ी चुभती थी। तो उन्हें लगता था कि हम ऐसी रिजीम डमेस्कस में लाएंगे जब भी हमें मौका मिलेगा, जो इस्तांबुल की तरफ देखे, ना कि रियाद की तरफ या दुबई की तरफ। तो सीरियन सिविल वॉर में उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखी एंड उन्होंने मतलब इस पूरी लड़ाई में टर्की ने ये बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि किसको सपोर्ट करना है, कौन सी फोर्सेस क्या हैं, जो भी पर्पस सर्व कर सकता है। तो आप देखिए, अगर आप देखें तो आईएसआईएस को एक तरह से बैंक करने में नुसरा फ्रंट तो बकायदा पूरी तरह से, आप जो हैं आज अहमद अल शारा, वो तो टर्की के ही पाले हुए हैं। और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी पहले अल नुसरा फ्रंट, जो बाद में हयात तहरीर अल शाम बनी, आ, उसको तो बैंक रोल और पूरी तरह से उसको खड़ा करने वाला तुर्की ही था। और नुसरा फ्रंट ही नहीं, सीरिया में आईएसआईएस को भी बहुत फैसिलिटेट किया है टर्की ने। कैसे? आईएसआईएस को 2014 में जब उन्होंने टेरिटरी पे कब्जा किया, राका में ऑयल फील्ड्स उनके पास आए, तो टर्की ने आईएसआईएस से ऑयल खरीदा। आईएसआईएस इस कुछ कुछ
गाड़ियाँ-शाड़ियाँ भी उन्होंने ही दी थी? जी, जी। जी, जी। और और उनकी सप्लाइज़ आने के लिए टर्की ने अपनी टेरिटरी को यूज़ होने दिया। जो ग्लोबल जिहादिस्ट आ रहे थे आईएसआईएस को जॉइन करने के लिए, दे टर्न अ ब्लाइंड आई, uh, like let them pass through the Turkey territory. तो टर्की ने बहुत फैसिलिटेट किया है, एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाया है इस रीजन में। और मतलब दे आर हैप्पी टू नेगोशिएट एंड लिव विद आईएसआईएस एंड नुसरा फ्रंट, बट दे कांट टॉलरेट कुर्द्स। तो टर्की जो है एक I'll say it's now becoming like an epicenter of extremism in the region. जो कुर्द हैं सर, हैज़ अमेरिका क्रिएटेड एंड केप्ट द कुर्द्स देयर लाइक दे क्रिएटेड पाकिस्तान एंड केप्ट इट नेक्स्ट टू अस? नो, आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका ने क्रिएट किया है। देखिए, जो कुर्द हैं, इनकी लड़ाई पुरानी है, बहुत टाइम बट इज़ अमेरिका अमेरिका यूजिंग दैट टू काइंड ऑफ क्रिएट अ हेज? yes, because America wanted that they should have the local allies in Syria, क्योंकि सीरिया बहुत ऐसी जगह पे है, इट्स इन द हार्ट ऑफ मिडल ईस्ट। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि वहां पे उनके डायरेक्ट अलाइज ना हो। तो उनको ये अपॉर्चुनिटी सीरियन कुर्दिश फोर्सेस में लगी, वाईपीजी, वाईपीजे, पीवाईडी में। तो उन्होंने उनको प्रॉप अप किया। हाँ, उनको ऐसा एम नहीं था कि भाई टर्की के लिए एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करनी है, टर्की को एंगेज करना है। एंड सीरियन कुर्ड्स आल्सो डिडंट वांटेड लाइक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, वो नहीं चाहते थे कि। बट टर्की उनको क्या देखता है, दैट दे आर नॉट अ डिफरेंट एंटिटी, दे आर जस्ट एक्सटेंशन ऑफ पीकेके, अब्दुल्ला ओचलान। हुँ। तो आप देखिए, थोड़ा सा अगर आई डाइवर्ज, थोड़ा सा मैं कुर्दिश इशू पे आऊंगा, जस्ट 5 मिनट्स। या, या। अगर आप कुर्द लोगों को देखिए, ये फोर जो कुर्दिस्तान है, इनको डिफरेंट कहते हैं। जो नॉर्थ कुर्दिस्तान है, जो टर्की में है, सबसे ज्यादा नंबर में कुर्द वहां रहते हैं। उनका कल्चरल कैपिटल जो है दियारबकीर है, जहाँ पे पीकेके की को फाउंड किया गया था 1978 में अब्दुल्ला ओचलान ने। तो उसको कहते हैं बाखुर इन कुर्दिश लैंग्वेज। हुँ। एंड इराकी कुर्दिस्तान, जहाँ पे कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट है, एक तरह से डी फैक्टो स्टेट है कुर्दिस्तान, उसको कहते हैं साउथ कुर्दिस्तान, एंड दैट इज कॉल्ड बाशुर। सीरियन कुर्दिस्तान जो है वो है वेस्ट कुर्दिस्तान, एंड दैट इज कॉल्ड रोजावा। वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द नेम हुँ, रोजावा नाउ। हुँ, एंड हुँ। ईरानियन कुर्दिस्तान जो है वो ईस्ट कुर्दिस्तान है, दैट इज कॉल्ड रोजलात। तो ये जितने हाँ। भी कुर्दिस्तान हैं, अ, बाखुर, बाशुर, रोजावा और रोजिलात, इनमें से 3 जगह पे एक्टिव फ्रंट लाइंस बनी हुई हैं, एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इन तीनों जगह पे जो है टर्की ही है जो कुर्दिश फोर्सेस को अटैक कर रहा है। जैसे सीरियन रोजावा में एयर स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक, आर्टिलरी अटैक्स, एंड थ्रू proxies force like Syrian National Army. इराकी कुर्दिस्तान बाशुर में एयर स्ट्राइक्स, वहां पे जबकि गवर्नमेंट है कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट, बट दे तो डोंट दे वहां की सोवरेनिटी को बिल्कुल वो टर्की जो है डिस्कार्ड पासपोर्ट-शासपोर्ट करता है। जी, स्टैम्प वैम्प करते हैं वहाँ पर तो सब कुछ। जी, जी, आई नो बिल्कुल। बिकॉज़ मैं आई कीप वॉचिंग दीज़ ट्रैवल शोज़, इसके अंदर ये व्लॉगर्स और ये सब जाते हैं वहाँ पर, उनके पासपोर्ट स्टैम्प होते हैं वहाँ पर बॉर्डर पे। बिल्कुल, आप कुर्दिस्तान का इराक का वीजा लेके कुर्दिस्तान नहीं जा सकते, कुर्दिस्तान का वीजा लेके इराक, फेडरल इराक में नहीं जा सकते। तो व्हेन यू ट्रैवल, लाइक यू हैव टू टेक मल्टीपल वीजास। और अम, जो टर्की का कुर्दिस्तान है, जो बाखुर है, वहां पे तो ये हाँ। डायरेक्ट अपने मिलिट्री एक्शन कर ही रहे हैं। तो टर्की जो है कुर्दिश नेम और कुर्दिश आइडेंटिटी से इतना वो परहेज करता है कि उनको आईएसआईएस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोको हरम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नुसरा फ्रंट, अलकायदा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुर्दिश जगह से प्रॉब्लम है। एंड आई एम टेलिंग यू, इन पूरे इलाके में जहाँ पे एक्सट्रीमिज्म का इतना बोलबाला है, कुर्दिश एरिया जहां पर कुर्द गवर्नमेंट चला रहे हैं, चाहे पूरी ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस, दे आर द आइलैंड ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। मैं रोजावा में भी गया हूं। अगर आप रोजावा में जाएं, एंटर करें सीरिया में, और
सीरिया जो डेमेस्कस गवर्नमेंट चलाती है, उस सीरिया में और रोजामा में बहुत फर्क है। आपको लगेगा आप डिफरेंट कंट्री में आए हैं। सो मच लिबर्टी टू द वुमेन और सो मच टॉलरेंस फॉर द माइनॉरिटीज, सेम इन इराकी कुर्दिस्तान। अगर आप बगदाद में हैं और आप सुलेमानिया में या इरबिल में हैं, लॉट ऑफ डिफरेंस। हम्म। बट तुर्की जो है वो इन लोगों के साथ रहना नहीं चाहता, एंड या इन लोगों को अपने दुश्मन देखता है, रादर देन द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट। और टर्की जो है ये केवल अपने नियर नेबरहुड में तो डिस्टरबेंस क्रिएट कर ही रहा है, बट एक्सटेंडेड रीजन में भी। फॉर एग्जांपल लीबिया। लीबिया, आपको पता है सिविल वॉर इज गोइंग ऑन। देयर आर टू गवर्नमेंट, वन इज ट्रिपोली बेस्ड गवर्नमेंट, वन इज बेनगाजी। ट्रिपोली में जीएनए है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, एंड बेनगाजी में है लिबियन नेशनल आर्मी हेडेड बाय फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तार। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एम्बार्गो है टू प्रोवाइड आर्म्स टू एनी पार्टी इन सीरिया, लिबिया। टर्की उस वहां पे आर्म्स प्रोवाइड करता है जीएनए को, और अपने प्रॉक्सी फोर्सेस जो है एसएनए, सीरियन नेशनल आर्मी, उन मर्सनरीज को भेजता है लिबिया टू फाइट फॉर बेसिकली एसएनए अगेंस्ट हफ्तार। अलकायदा है वो। दे आर दे आर फ्रॉम नुसरा फ्रंट, अल कायदा। दे आर फ्रॉम सीरियन नेशनल आर्मी जो उनकी प्रॉक्सी फोर्स है, एंड इवन दे हायर इट मर्सनरी। $400 यूएस डॉलर देता है आपको टर्की इफ यू फाइट इन लिबिया पैसे टू कहाँ दीज से आते हैं फोर्सेस। इसके पास? स्टेट पॉलिसी है। सर देखो, पाकिस्तान में अगर आप देखो, पाकिस्तान में एक ड्रग्स नेटवर्क है। सो वी जी। नो पाकिस्तान हैज़ अ सेकंड इकोनॉमी जो काफ़ी, मतलब ये ड्रग इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है, ड्रग एंड वेपन इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है। टर्की के अंदर ये सेकंड इकोनॉमी क्या है सर? सेकेंड और दे आर पेइंग इकोनॉमी, टू देयर बैंक। दे आर यू ट्राइंग टू टेल मी दे आर एक्चुअली पेइंग आउट ऑफ देयर इकोनॉमी? या दे हैव द स्टेट फंड, बिल्कुल स्टेट फंड्स हैं इसमें इन्वॉल्व। और दूसरी, आई वोंट से कि एक पैरेलल इकोनॉमी है, बट एक बहुत बड़ा ना एक अंपायर है इनका, प्रेसिडेंट एर्दोगन का, थ्रू द कंपनीज, कोलॉग्रोमेट बिजनेस, इन सब चीजों से। तो और वहां पे जो भी है आर्म सप्लाई, आर्म मैन्युफैक्चरिंग, और ये इसमें प्रेसिडेंट एर्दोगन का बहुत अच्छा खासा दखल होता है। बट आई एम नॉट श्योर दैट कि वो अपनी पर्सनल वेल्थ जो है इन सब चीजों के लिए कर रहे हैं, बट स्टेट के फंड्स तो बिल्कुल मिसयूज हो ही रहे हैं। इसीलिए तो टर्की में 20% इन्फ्लेशन तक जा रहा है। सो दे आर जस्ट प्रिंटिंग मनी। ये आप देखिए टर्किश लीरा की जितनी डिवैल्यूएशन लास्ट 3-4 इयर्स में हुई है, ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है। एक टाइम था दैट टर्की वाज अबाउट टू गेट एडमिट इनटू द यूरोपियन यूनियन, बट अब तो वो कोसों दूर हैं मेंबरशिप से। तो इन्होंने जो भी बिकॉज़ फॉरेन पॉलिसी की है उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ है इकोनॉमिकली, फॉरेन पॉलिसी हर चीज पर। बिकॉज़ इनकी देखिए सर, इफ यू लुक एट टर्की इस टाइम पे, हाँ, आप इन्फ्लेशन ज़्यादा है, हालत खराब है उसमें, बट वी डोंट सी अ रिवोल्ट, पीपल आर नॉट ऑन द स्ट्रीट्स। उसको जो बंदा है जो उसको इमोग्लू बोलते हैं ना, IMMOGLU, आई डोंट नो हाउ हाउ टू प्रोनाउंस इट। द एमआईटी मेयर के। ऑफ, हाँ, मेयर ऑफ अच्छा, इस्तांबुल, इस्तांबुल। यप। जो उसका कॉम्पिटिटर है उसको उठा के जेल में फेंक देता है, जी। कोई नहीं कुछ बोलता। ही बेसिकली स्टॉप द आर्मी, नोबडी सेज एनीथिंग। द पीपल सीम टू बी इन अ वेरी डिफरेंट मोड, वहाँ पर वो अलग ही चलता है उनका गेम। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। They still fight, go to war, this, that, in spite of all this stuff. What is it that is driving his control over his citizens कि भाई आर्मी में भी ज्वाइन हो रहे हैं, ये भी चल रहा है, क्या है? What is the leverage that this guy has? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल इस बात को समझना पड़ेगा कि इतना होने के बावजूद इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ क्यों रही है। ये एग्जैक्टली वही है जो जियाउल हक ने पाकिस्तान में किया था। एक हिस्टीरिया क्रिएट करने की कोशिश हुई है। न्यू ऑटोमन अप्रोच पॉलिसी है कि जो लास्ट हमारी ऑटोमन एम्पायर थी, एंड वी आर द कस्टोडियन ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, सुन्नी इस्लामिक वर्ल्ड, उस चीज को वापस लाना है। उसको उसके लिए एक हिस्टीरिया क्रिएट किया गया, और एक्सट्रीमिज्म सोसाइटी में, खुद की सोसाइटी में बढ़ाया गया है। अगर आप देखें
आप 90s का टर्की देखें, मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए, सबका अपना वो होता है। आप देखेंगे कि पुरानी जनरेशन जो है वो सूट्स में होगी, स्कर्ट्स में होगी या या यूरोपियन ड्रेस में होगी, बट अभी का जो यूथ है, आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे पूरे बुर्का में, हिजाब में मिलेंगे। तो मतलब इट्स गोइंग बैक इन 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 कंजर्वेटिज्म। तो एक एक ये एक्सट्रीमिज्म फैलाया है गया है, और वो केवल और इस मूवमेंट को बकायदा उन्होंने नाम दिया है बैक टू रूट्स। तो it's not going only back to the roots, it's creating hysteria in the society, promoting extremism। और जो टर्की जिसमें कुछ हद तक काफी यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी नजर आता था, अब नहीं आता। टर्की बहुत चेंज हो चुका है। खैर सो आर यू मतलब ट्राइंग टू टेल मी ये जो एक मॉडर्निज्म दिखाते हैं ये लोग, इनकी पिक्चर्स एंड women are roaming around open, that's just in Istanbul so that वहां पर वो टूरिस्ट आ सके, that's जी it? जी, वो तो टूरिज्म सोविनियर है बस, दैट्स इट। वो केवल इस्तांबुल तक आपको दिखेगा, थोड़ा बहुत अंकारा में होगा। आप बाकी टर्की सोसाइटी में जाइए, वहाँ बहुत जो है कंजर्वेटिज्म बढ़ा है पिछले 15-20 साल में। और वही चीज जो है वो कोर सपोर्ट बेस है प्रेसिडेंट एर्दोगन का। मैं आपको एक एग्जांपल अपना खुद का देता हूँ। Hmm. मैंने 2020 में एक आर्टिकल लिखा फॉर टाइम्स ऑफ इजराइल। मैं उनके लिए रेगुलरली लिखता हूँ। तो उस वो आर्टिकल का मैंने टाइटल रखा था एर्दोगन एस्पायरिंग कैलिफ। और उसमें मैंने इन्हीं की यही पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया कि दैट if he doesn't pay attention towards the domestic issues, he will see the his and like Gaddafi or Hosni Hmm. Mubarak और Ben Ali। सो टर्की नेशनल मीडिया जो उनकी स्टेट मीडिया है, ए अंडालू एजेंसी, वो और वहाँ की जो प्राइवेट मीडिया है उसने इसको बड़ा वो किया कि लाइक फॉर टाइम्स ऑफ इजराइल, लाइक ही सेज एंड दे पुट मी इन अ ट्रैवल बैन लिस्ट फॉर टर्की। तो आप ये सोचिए वहां पे टॉलरेंस लेवल टर्की का कितना नीचे चला गया है, जस्ट फॉर राइटिंग अ राइट अप अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एर्दोगन। आपको इजरायली एजेंट करार दिया जा सकता है, आप पे ट्रैवल Yes. बैन लगाया जा सकता है। ये तो सारे और वेस्टर्न जर्नलिस्ट इंडिया में बैंड ही होंगे। हाँ, फिर अगर आप देखें तो एंड लाइक सो मच हिपोक्रेसी इज प्लेइंग अराउंड। अगर आप देखिए ये लोग कश्मीर की बात, कोई भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है तो टर्की के प्रेसिडेंट कश्मीर इशू पे बोले बिना कभी नहीं जाते, इनका फेवरेट है। बट आप देखिए ये खुद क्या कर रहे हैं अपने इमीडिएट नेबरहुड में कुर्दों के साथ। ये और जो कुर्द खुद मुस्लिम है, सुन्नी मुस्लिम है, उनके साथ ये क्या कर रहे हैं वहां पर भी, तो ये पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं कलेक्टिव पनिशमेंट की। एंड दे टॉक अबाउट कश्मीर एंड गाजा। कलेक्टिव पनिशमेंट सीरियन कुर्द्स को दी जाती है। उनके टर्की जो है टर्किश आर्मी डेलिबरेटली शेलिंग करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वाटर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रोजावा में। जो रिवर फ्लो होती है फ्रैप्टस, उसको ब्लॉक करते हैं वहां पे, वाटर फ्लो को। जो डैम है उसकी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, फूड ब्लॉकेजेस करते हैं। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट तो वो पिछले कई सालों से दे रहे हैं वहां पे लोगों को। हॉस्पिटल्स को बॉम्ब करते हैं, तो ये टर्की आर्मी कर रही है। एंड दे टॉक ऑन द वेरी हाई पिच अबाउट गाजा एंड दैट। सो क्या जो कुर्द हैं, सुन्नी कुर्द, वो मुसलमान नहीं है? एंड और आप बात कर रहे हो 6,000 किलोमीटर दूर कश्मीर की, बट व्हाट अबाउट जस्ट नेक्स्ट डोर नेबर इन सीरियन कुर्द? तो इनको इस्लामिक उम्मा से कोई मतलब नहीं है। ही इज अ एक्सपेंशनिस्ट पर्सन, just want to serve and push his vested interest. You know, my point about the entire uh, see, मेरे को जो अजीब लगा इसके, he's overextended himself to a point। इसने कीव में अभी ड्रोन फैक्ट्री खोल दी जी वहां पर। इस किसने, इसके इसके सन इन लॉ ने। खैर वो रशिया ने कल उड़ा दी, तो फैंटास्टिक, कूडोज, सन इन लॉ विल बी कमिंग बैक होम वेरी सून। पाकिस्तान को ड्रोन्स बेच रहा है, तुर्कमेनिस्तान को ड्रोन्स बेच रहा है, बांग्लादेश को ड्रोन्स बेच रहा है। ये श्रीलंका के पीछे पड़ गया था, थैंकफुली वी बीन एबल टू पुल श्रीलंका आउट ऑफ हिज ट्रैप। मालदीव को ड्रोन्स बेचे इसने, यू नो, एंड ही इज गोइंग एंड doing all this showcasing कि भाई this thing, and we know
ड्यूरिंग जस्ट बिफोर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्टेड, एक टर्किश वॉरशिप थी कराची के अंदर, ठीक है? वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आई थी। एक आधा टर्किश मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी किसी ने ट्रैक किया था। व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू डू अराउंड इंडिया? आई मीन दिस इज़ अ पंगा दैट ही शुड बी टेकिंग, राइट? तो क्या इसका कुछ लॉजिक है कि भई व्हाई आर यू टेकिंग पंगा विद सच अ बिग कंट्री? अब नाउ इंडिया जाके खड़े हो गए वहाँ पर, वो साइप्रस में जाके मोदी जी ने उँगली दिखा दी वहाँ पर बस। सो मोदी जी गॉट इन्वॉल्व्ड इन साइप्रस, वहाँ 2-3 स्टेटमेंट आ गए हैं, आप हथियार बेच रहे हो उधर पे। दिस वाज़ नॉट नीडेड। व्हाई डिड यू डू इट? जी जी, आदि, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस। अच्छा, अब इस पर आते हैं कि टर्की इंडिया के साथ इतना फर्स क्यों क्रिएट कर रहा है। तो इसमें थोड़ा-सा ना इसके बैकग्राउंड को और प्रेज़ेंट पिछले कुछ सालों में कुछ इवेंट्स जो हुए हैं, उन सबको देखना पड़ेगा। तो हिस्टोरिकली तो क्या है कि जो सबकॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं, उनके साथ टर्की थोड़ा-सा अपना कल्चरल कनेक्शन मानता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, और तो इंडियन मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया, यहाँ पे फंड कलेक्शंस हुए, भेजे गए, और खिलाफत मूवमेंट चली इंडिया में। तो और सबकॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स का जो लीडर है, वो इस समय पाकिस्तान को मानते हैं वो लोग। एक वो है। दूसरा, जो हैदराबाद के निज़ाम थे, मीर उस्मान अली खान, उनकी जो बहू थी वो खलीफा की बेटी थी, अ, ऑटोमन खलीफा लास्ट। उनका नाम था निलोफर हनीन सुल्तान, इफ आई एम हुँ, प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो और जो हैदराबाद रियासत का जो हाल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, भाई वो करना जरूरी था फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। है। टर्की को इस बात का ये मलाल है कि भाई हमारे दामाद के साथ इन्होंने बड़ा किया है, एंड ही हैज टू गो इन एग्जाइल, और वो हाँ, कभी भी इंडिया वापस नहीं आ पाए। तो ये थोड़ा सा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से ही वो हो गया था, बट इंडिया वो करना जरूरी था। सरदार पटेल ने भी, जबकि उनको ये बात कहा गया था कि थोड़ा नेगोशिएट करते रहिए, निज़ाम को वो मत करिए, टर्की को बहुत वो लगेगा। एक वो है। दूसरा, अभी कुछ टाइम से क्या हुआ कि इंडिया जो है, उन्होंने भारत ने आर्मेनिया के साथ अपने रिलेशंस थोड़े डीप किए हैं। टर्की को इस बात का बुरा लगा, और इंडिया जो है, ऐसे पब्लिकली कोई डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं देता कुर्दिश लोगों को, बट इंडिया जो है मॉरल सपोर्ट हमेशा दिया है कुर्दिश लोगों को। जैसे पीकेके को कभी भी इंडिया ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट नहीं किया हुँ, अपने आप। हुँ, दूसरा, इराकी कुर्दिस्तान के बनने के बाद से ही वहां पे फुल फ्लेज कॉन्सुलेट जो है एरबिल में, इंडिया ने मेंटेन रखा। तो और कुर्दों से बहुत अच्छी वो भी है, वैक्सीन के टाइम भी कुर्दिस्तान भी इंडिया ने वैक्सीन भेजी, और वो, और अगर आप जाएंगे तो इंडिया को बड़े अच्छे उसमें देखते हैं, कहीं भी अगर आप कुर्दिश लोगों से बात करें तो। वो टर्की को लगता है कि एक थोड़ा सा उनको इस बात से भी सही है। परहेज होता है। और एक 2016 में आपको पता है, जब टर्की में वो फेल्ड मिलिट्री कू हुआ था, तो उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल, जो टर्की मानते हैं, खासतौर पे प्रेसिडेंट एर्दोगन, वो फतुल्ला गुलन को मानते हैं। ओके, उनकी जो मूवमेंट है, जिसको हिजमत कहते हैं, उनकी मूवमेंट सर्विस, और बकौल टर्की गवर्नमेंट के, फतुल्ला गुलन ने ही जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको प्रोवोक किया था टू कैरी ऑन द कू। और इंडिया में फतुल्ला गुलन मूवमेंट की, हिजमत मूवमेंट की बहुत अच्छा सर्विस नेटवर्क है। तो ओके, उस समय इंडिया, टर्किश गवर्नमेंट ने यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को अप्रोच किया था, लेटर लिखा था टू बैन फतुल्ला गुम list Fatullah Gulen as a terrorist, and Hizmat movement of him as a terrorist एंटिटी इन इंडिया। तो और उनके सारे इस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया में बंद करने के लिए इंडिया ने वो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और आपको जान के हैरत हुई होगी कि नेक्स्ट ईयर जो है, जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स जो है, वो इंडिया में हिजमत कॉन्फ्रेंस करा रहा है, हिजमत मूवमेंट की। तो ये एक बहुत बड़ा एक मतलब वो है कि भाई हमने आपसे एक छोटी सी चीज की थी, आपने वो भी नहीं मानी। क्योंकि इंडियन मुस्लिम में हिजमत मूवमेंट की अच्छी खासी सपोर्ट बेस है, और वो सूफी ऑर्डर के
वो हैं इस्लामिक स्कॉलर। और एक लास्ट नेल जो थी, जो जिससे टर्की जो था वो पूरी तरह से वो हो गया कि अब हमें मतलब इंडिया के साथ जो है रिलेशन खराब होते हैं तो हो जाए। 2017 में दिल्ली आए थे प्रेसिडेंट एर्दोगन, Hmm. and one of the demands was for the delegation visit was that पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इंडिया सपोर्ट करे, बिकॉज हाँ। टर्की जो है वो बनाना चाहता है न्यूक्लियर रिएक्टर। इंडिया ने मतलब ये बात कही कि भाई आप हम आपको वो नहीं देंगे इस तरह की चीज, क्योंकि इंडिया जो है वो कभी भी न्यूक्लियर पॉलिफिकेशन में बिलीव नहीं करता। एंड आपका जो वो है क्रेडेंशियल इस मामले में हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो इंडिया आउटराइटली रिजेक्टेड इट। इस वजह से थोड़ा सा इनको हुआ कि नहीं, अब हमें इंडिया के साथ रिलेशन खराब होते हैं तो हो जाएं। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान था वो किसी भी तरह के, यहाँ तक कि वो तो न्यूक्लियर वेपन भी अपना शेयर कर सकते हैं टर्की के साथ। और ये अभी वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, और टर्की को ये भी लगा कि हमारे जो वेपन्स हैं, वेपनरी के लिए एक अच्छा जो एक्सपेरिमेंट ग्राउंड है हमारी आर्म्स की मार्केटिंग के लिए, वो पाकिस्तान हो सकता है। तो अगर एक एक न्यूक्लियर स्टेट आपसे वेपन्स खरीदती है तो थोड़ा आपकी क्रेडेंशियल बढ़ जाती है। तो इसीलिए F-16 का, ये पाकिस्तान के जो F-16 है ब्लॉक 50 एंड 52, उनका अपग्रेड कर रहे हैं, मिड लाइफ अपग्रेड जो होता है वहाँ पे अंकारा में। कॉवेट पाकिस्तानी नेवी के लिए कॉवेट्स बना रहे हैं। और ड्रोन्स तो आपने जैसे मेंशन किया, बहुत सारे तरह के ड्रोन्स बेच रहे हैं इनको। अटैक हेलीकॉप्टर्स जिसको ATA है, वो 30 हेलीकॉप्टर्स दिए हैं पाकिस्तान को। बट उसकी थोड़ी इंजन की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उसमें US इंजन लगता है, तो एंड यूजर एग्रीमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये है। और एक दूसरा मकसद ये है आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट टर्की जो न्यू ऑटोमन अप्रोच लेके प्रेसिडेंट इर्दोगन चल रहे हैं, दे हैव टू काउंटर दी सऊदी UAE ब्लॉक, अरब वर्ल्ड में जो सुन्नी वर्ल्ड की लीडरशिप क्लेम करती है। बिकॉज दे थिंक, टर्क्स थिंक्स दैट लाइक हम लेजिटिमेट जो लीडर हैं हम सुन्नी वर्ल्ड के, हम हैं, क्योंकि लास्ट कैलिफेट हमारी थी, खिलाफत उस्मानिया, तो वो हमारे पास आनी चाहिए। तो इसमें वो सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान जो इस्लामिक ओनली न्यूक्लियर कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, अगर वो हमारे साथ आती है तो वो हमारा जो क्लेम है उसमें थोड़ा वेट आता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ये है कि ये इंडिया से भी एक तरह से रिलेशन अगर उनके साउथ जाते हैं तो उनको कोई इस समय उस बात की वो परवाह नहीं कर रहे। So they don't have that particular problem. And वैसे भी हमारी इकोनॉमीज इतना इकोनॉमिक कुछ लिंकअप तो है नहीं। इट वाज बेसिकली टूरिज्म, जैसे ही वो खत्म हो गया। एंड ये जो एयरपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे, आई थिंक दैट वेंट आउट ऑफ द विंडो, सो दैट थिंग गॉट ओवर। आई थिंक दैट वाज अ गुड डेवलपमेंट, वो होना भी चाहिए था, क्योंकि आप टर्की पे बहुत भरोसा नहीं कर सकते। और कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें सिक्योरिटी चीजें बहुत इन्वॉल्व होती हैं, टर्की को देनी भी नहीं चाहिए, इन इन So, इवन इफ इट्स नॉट इन इन अ नॉर्मल सर्कम सिचुएशन, hmm, क्योंकि ये डिटेल किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। hmm. एंड मेरे को भी लास्ट में सर ये बताइए कि इसका लॉन्जिट्यूड क्या दिखता है आपको? बिकॉज़ ही इज़ टेकन पंगास विद प्रीटी मच एवरीवन। इज़राइल के साथ कभी भी लड़ाई हो सकती है इसकी, ईरान के साथ पंगे हैं इसके, अर्मेनिया के साथ पंगे हैं इसके, पीकेके वहाँ पर इनके कर्ड्स के साथ पंगे हैं। सीरिया में ही डिड दिस होल एचटीटी थिंग। अब एचटीटी बात नहीं सुनता है इसकी, मैंने सुना है इसके फ़ोन नहीं उठाते वो लोग। अ, जोलानी इज़ बिकम हिज़ ओन पर्सन नाउ। वो तो मैं टप्पू अंकल से डायरेक्टली डीलिंग करता है वो। एंड वहाँ पर सऊदी ने जो गेम खेला टू गेट जी, जोलानी टू मीट ट्रम्प वाया सऊदी रादर देन वाया टर्की वाज़ अ मास्टर स्ट्रोक। ठीक है? जो टर्की का एक इन्फ्लुएंस बन रहा था उसके ऊपर, मैं तेरे को लेजिटिमाइज़ कराऊँगा, वो सऊदी ने खींच दिया वहाँ पर उसको। जी, सो व्हाट इज़ हिज़ फ्यूचर एर्दोगान का? जी, जी। तो इसको डिफरेंट डिनोमिनेशंस में समझते हैं कि ये सीरिया में इनको क्या देखना पड़ेगा और रीजन में क्या देखना पड़ेगा।
तो ये जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक तो ये डोमेस्टिक फ्रंट पे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था पीकेके ने, अभी जो डिसआर्मामेंट हुआ, निशस्त्रीकरण, पीकेके ने अपने वेपन्स छोड़ दिए, और जगह जगह पीकेके की जो फोर्सेस थी, जैसे उनका हेडक्वार्टर है कंदल माउंटेन्स में, वहां से वो उतर के उन्होंने अपने आर्म सरेंडर किए। बट टर्की ने कोई रेसिप्रोकेट नहीं किया, कुछ भी, कोई भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर नहीं लिया, यहां तक कि अब्दुल्ला ओचलान को उनका लोगों से मिलने तक की परमिशन नहीं दी गई, उनके मेडिकल चेकअप तक की परमिशन नहीं दी गई। तो एक ग्रुप जो अपने पूरे आर्म सरेंडर करके पॉलिटिकल प्रोसेस में आने के लिए तैयार था, आपने एक तरह से वो इनिशिएटिव पूरी तरह से लूज कर दिया। सो दिस थिंग विल हैव अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो तुर्की की ताकत से डर के उन लोगों ने आर्म सरेंडर किए हैं, तो ऐसा नहीं है। उनको इस बात का था कि हमारे लोगों का बहुत नुकसान ना हो, और अगर कोई एक अच्छी ऐसा अप्रोच मिल जाता है जिसमें हमारे लोग स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट से रह सकें, तो वी विल लेट डाउन द वेपन्स। पर Yeah. टर्की ने ऐसा नहीं किया, तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, अगेन एक आर्म्ड मूवमेंट शुरू होगी इसमें साउथ नॉर्थ कुर्दिस्तान, विच इज बाकुर में। तो इन्होंने इंसेंटिव लूज कर दिया। और अब सीरिया में देखिए, सीरिया जो एक कंट्री है, अगर आप उसका डेमोग्राफी देखें तो वो एक अरब कंट्री है, उसकी रूट्स जो है टर्की के साथ नहीं लिंक्ड है, वो अरब वर्ल्ड में ही है। इसीलिए जो शारा है, अल शारा, वो अरब लीग में गए, उन्होंने अपने आप को दोबारा से अरब लीग में कहा कि भाई आप हमें रीइंस्टेट करिए, एंड वो ही हैज टेकन दी शेल्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारी कल्चरल टाइज, हिस्टोरिकल टाइज अरब वर्ल्ड के साथ है, ना कि टर्की। सो टर्की सीरिया में भी टर्की का इन्फ्लुएंस दिन प्रतिदिन डिटोरिएट होता जाएगा, क्योंकि ये लोग क्या चाहते हैं, जैसे वही पाकिस्तान जो इनका बड़ा जिगरी दोस्त है, वही है ना, साथ में एक कंपनी, आप जब बुरे लोगों के साथ रहते हो तो उनका असर पड़ता है। ये लोग चाहते हैं कि जुला अल शारा जो है वो वैसे ही काम करे जैसे पाकिस्तान सोच रहा था कि तालिबान करे। तालिबान, हाँ। हम जो बोले आप वही करो, दिन तो दिन, रात तो रात। जैसे हम कह रहे हैं कि कुर्दिश फोर्सेस को पूरी तरह से खत्म करो, अहमद अल शारा को पता है कि सीरियन कुर्द्स जो हैं बहुत अच्छे वेल आर्म्ड हैं, उन पे डायरेक्ट हमला करने का मतलब है दोबारा से सिविल वॉर को रिवाइव करना। तो इस बात के लिए टर्की उनसे नाराज है। अहमद अल शारा को अपनी कंट्री चलानी है, उनको टर्की प्रॉक्सी बन के बस दमिश्कस में नहीं बैठना। इजराइल के साथ इनके क्या वो हो रहे हैं, इजराइल के खिलाफ हमास को दोबारा से रिवाइव करने के प्रोजेक्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं, इसको फंड कैसे करना है। इजराइल को ये बात बहुत अच्छे से पता है, जैसे आप पहले भी कह रहे थे कि सीरिया जो है टर्की और इजराइल का दोबारा एक वॉर जोन बनेगा, इन लोगों में डायरेक्ट या थ्रू प्रॉक्सीज, प्रॉक्सी जैसे इजराइल ने भी शुरू कर दिया है, वहां पे जो ड्रूज फोर्सेस हैं Yeah. उनको बैक कर रहे हैं। तो सीरिया में कन्फ्रंट्रेशन शुरू होगा, टर्की फोर्सेस आउट जो हैं उनको, उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगी बॉर्डर एरियाज में। और अब रीजन में आए कि टर्की क्या कर रहा है। टर्की देखिए अपने आप को धीरे धीरे जो है ना वो आइसोलेट करता जा रहा है। नेटो वर्ल्ड में भी, नेटो मेंबर तो ये हैं, बट नेटो में भी जो इन्होंने पॉलिसीज अपनाई हैं रशिया के साथ लिंक बना के, तो नेटो में भी ये मार्जिनलाइज हो रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट इस्लामिक वर्ल्ड है, वहां पे सऊदी और यूएई के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन है। तो और अगर आप जाइए तो G20 के ये मेंबर हैं, तो G20 में जो पावर हैं लाइक इंडिया, उनके साथ कन्फ्रंट्रेशन है। तो वो व्हाट प्रेसिडेंट एर्दोगान इज डूइंग, ही इज मार्जिनलाइजिंग टर्की। और टर्की आप देखिए अगर धीरे धीरे इकोनॉमिकली कमजोर होता जा रहा है, और अगर ये थोड़ा बहुत जैसे कहते हैं कि भाई हमने डिफेंस में इतना इम्प्रूवमेंट की है या इतने इक्विपमेंट्स बनाए हैं, बट अभी टर्की ने कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट लड़ा नहीं है इन वेपन्स के थ्रू। टर्की ड्रोन्स यूज कहाँ होते हैं, माली में, ज्यादा लीबिया में, यूक्रेन थोड़ा,
बट मेजर कॉन्फ्लिक्ट में इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो प्रूवन नहीं है। तो आने वाले टाइम जो है, टर्की अगर इसी रास्ते पे चलता रहा तो मार्जिनलाइज होगा, और आर्मेनिया के चक्कर में ईरान के साथ भी इनका वो अ, एक तरह से कशमकश बनी हुई है, क्योंकि अजरबैजान को ईरान जो है वो बहुत पसंद नहीं करता, इवन डिस्पाइट अजरबैजान एंड ईरान बोथ आर शिया। तो I'll say it's not they are not going in a good direction, but पाकिस्तान का Freaking साथ soup छोड़ दे that तो area. अच्छा है। It's a freaking soup that area. I mean, I let me add one last question if you don't mind. ये जो Yeah, रशिया के साथ ये गेम खेलने की कोशिश कर रहा है ब्लैक सी में, he tried to kind of create some trouble, उसको थप्पड़ पड़े दोनों तरफ से. He got जी, slapped by America and he got slapped by Russia. Then he kind of backed off. बीच में वो थोड़ा I'll control the Black Sea and okay, I'm not controlling the Black Sea. He kind of backed off from that entire thing. फिर यूक्रेन ग्रेन डील के पीछे पड़ा रहा है काफी टाइम तक. Now he wants to be the gas hub of Europe. इसके बारे में काफी बात चलती है. इस टाइम पे he's selling gas to the tune of about 68-69 billion dollars. जो टर्क स्ट्रीम और एक और जो पाइपलाइन है जिसके थ्रू से जाती है वहां पर यूरोप को बेच रहा है वहां से ये. He's acting smart, right? And right under the noses of America with the blessing of America. Probably America इसको use करता है for its whole Islamic purposes that they have. So how long will this go on? I mean, ये इसका longevity क्या है? The internal economy will explode someday or the other. जी। Uh, It's not like Turks are playing smart. They are trying. They are punching above their weight, yeah, far above the weight, and sir. yeah, and this is like a bubble. It can burst anytime. क्योंकि एक क्या होता है ना कि आप आग में हाथ डाल के एक्सपीरियंस करते हैं कि ये गर्म है, इससे आदमी जलता है, या तो एक दूसरे आदमी को देख के जलते हैं। तो ईरान के साथ क्या हुआ, इनको सीखना चाहिए था। बट आई थिंक दैट टर्की बहुत जल्दी जो है अपने फ्रंटियर्स पे देखेगा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और कितना बढ़ेगा, और इसराइल के साथ कन्फ्रंट्रेशन इनका बहुत नियर टर्म में होगा, और कुर्दिश रिवोल्ट जो है दोबारा से टर्की में रिवाइव होगा, या तो पीकेके का कोई स्प्लिंटर ग्रुप दोबारा से आर्म्स लेके माउंटेन्स में जाएगा, या कोई नई पार्टी बनेगी। एंड इकोनॉमिकली भी अगर आप देखें तो दुनिया, मतलब इनको अब कोई की प्रोजेक्ट्स में कोई लेता नहीं है, क्योंकि दे आर बीइंग सीन वेरी विद अ वेरी सस्पिशन, क्योंकि नोबडी थिंक्स कि ये भाई किसी को कुछ भी बता सकते हैं, इनकी पॉलिसीज के बारे में नहीं पता। जब ये रशियंस के साथ डील करते हैं तो उन्हें होता है कि कहीं यूएस वालों के साथ डिटेल ना शेयर करें, एंड लाइक वाइस वर्सा। तो आई थिंक व्हाट प्रेसिडेंट एर्दोगन जो है ना वो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, लाइक लाइक इमरान खान। पर्सनालिटी जो है उनकी वही है कि लाइक हम रियासत मदीना बनाएंगे, एंड वी आर ऑल पावरफुल, हमारे साथ खुदा हैं तो हम वी कैन डू सो। ही लिव्स इन अ सॉर्ट ऑफ अ फूल्स पैराडाइज। बट आई थिंक ही विल बहुत जल्दी शेकन होंगे, नींद से जागेंगे जब देखेंगे कि आसपास उनके जो बॉर्डर एरियाज हैं वो सुलग रहे हैं। Fire on the doorstep, huh? Interesting. अब आप देखिए, अगर इन्होंने अभी भी अगर ये सीरियन कोर्स को पीकेके का एक्सटेंशन मानते हैं, तो पीकेके तो डिसआर्म्ड हो गई। अभी भी उनके ऊपर अटैक्स आप क्यों कर रहे हो फिर तो उनके लिए तो सर्वाइवल की बैटल है ना, फिर तो वो लोग कुछ भी करेंगे। हाँ, फिर तो तो then पटाखे बजेंगे इधर उधर फिर. एक ना आई रिकमेंड, एक बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री मूवी थी कोबाने। हम्म. कोबाने आप देखिएगा, उसमें रियल जो वाईपीजी जो वुमेन प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, हम्म. उन्होंने जो फर्स्ट बैटल कोबानी की लड़ी थी 2014 में अगेंस्ट आईएसआईएस, उसमें बड़ा अच्छा रोल दिखाया कि टर्की कैसे हेल्प करता है दाहिश को, आईएसआईएस को, कैसे उनको बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, एंड दे लेट देम अटैक कुर्ड्स फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, और कैसे। तो वो मूवी बड़े देखें, बहुत अच्छे से बनाई गई है, एंड इट्स आल्सो बीन रिकमेंडेड फॉर मेनी इंटरनेशनल अवार्ड्स। और उसमें वाईपीजी के रियल जो फाइटर्स हैं उन्होंने काम किया है कोबाने मूवी में।
That should be interesting to watch because मैंने काफी इनके बारे में रिसर्च तो करी है as far as the the YPG and the Peshmerga जिसको बोलते हैं, काफी मैंने पढ़ा है इनके बारे में and I've seen a lot of these war documentaries जो काफी एक war correspondents बनाते हैं वहां पर जाके. It's a crazy fight. They're fighting. These girls are fighting at 150 meters from the बिल्कुल ice. Holy yes, shit. so my next project assignment gonna be in Rojava only, and this time I want to write about the how in this extremist and conservative society यहाँ पे वुमेन्स ने कितना डिफरेंस बनाया है. अगर आपको वुमेन लिबरलाइजेशन सही में देखनी है और एम्पावरमेंट, वो सीरियन रोजावा में है. एंड दीज आर नॉट ओनली द कॉस्मेटिक यूनिट्स. वाईपीजी जो है उनका सोल डिप्लॉयमेंट होता है. और मैं आपको बताऊं, दोनों जगह जब, क्योंकि ये मेनली दाइश से लड़ रहे होते हैं, तो जो पोस्ट इनकी होती है वाईपीजी की, वहां पर भी जो वुमेन्स हैं वो एक्सप्लोसिव बांध के लड़ रही होती हैं. उन्हें पता है कि अगर हम प्रिजनर हो गए तो दाइश हमारे साथ क्या करेगा. सो रादर दे चूज टू ओ देमसेल्फ रादर देन गेटिंग कैप्चर्ड. वहीं दूसरी तरफ दाइश वाले जो फाइटर होते हैं, आईएसआईएस, वो भी एक्सप्लोसिव मान के लड़ रहे होते हैं. उन्हें ये होता है कि अगर हम किसी वुमेन के हाथ से मारे गए तो वी गोना गो टू जहन्नुम. it's One heck of very an explosive battle. yeah. One heck of an explosive battle, huh? Thank you, sir. Thank you so much. Always a pleasure आपसे बात करके. Next time, I'm sure we'll do a live show. There'll be a lot more things which are happening around the place, but it's always a pleasure आपसे बात करके, and we always have great discussions. Thank you. No, thanks a lot, Adi, आपने बुलाया, and that for this too important thing and this area region. It's always a pleasure to be on this platform. Thank you, sir. And to the audience, please like, subscribe, and share your thoughts about wretched Tayyip Erdogan, if I'm going to say that very clearly. And of course, if you can, do contribute towards the channel. All the details for you are in the description. Namaskar.